श्रीवास्तव, आप सभी को शिव के चरण में स्वागत है। और इससे पहले हम सभी जो है पढ़े थे पार्ट 5 में द्विघात समीकरण के व्यंजक सूत्र को प्राप्त करने के और उसका एग्जाम्पल पढ़े थे। और इसके बाद आज जो है हम लोग द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के विषय में जानेंगे। जो मूल की प्रकृति को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट से समझेंगे। और अब देखिए थोड़ा सा हम जो है जो बैक वाली क्लास को थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं द्विघात समीकरण सूत्र को, और चर्चा थोड़ा अच्छे रूप से कर लेते हैं ताकि फिर अच्छा से रिपीट हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा हम आगे लेते हैं श्रीधाराचार्य सूत्र, द्विघात समीकरण सूत्र। इसी को श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। द्विघात समीकरण सूत्र x बराबर माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। देखिए तो ये जो फार्मूला होता है इसमें हमने बताए थे द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस क्या बता रहा है, देखिए दो मूल होता है, एक को अल्फा सूचित करते हैं। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हो गया। एक हमारा मूल यह हो गया। और दूसरा मूल देखिए यहाँ पर एक मूल को अल्फा से, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ दो चिन्ह है तो एक प्लस वाला होगा और एक मूल माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये देखिए द्विघात समीकरण के सूत्र में का मूल सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसी का दो मूल होता है, तो दो मूल होता है तो इसलिए दो मूल ही प्लस माइनस के साथ लिखा गया है। एगो मूल प्लस के रूप में लेंगे, एगो मूल को माइनस के रूप में। जैसे यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यह हमारा द्विघात समीकरण के दो मूल हो गया, एक अल्फा में और एक बीटा में। चलिए इससे आगे अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के विषय में आगे हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए इस चीज को थोड़ा सा। चलिए दोस्तों अब हम सभी जो है जो द्विघात समीकरण मूल की प्रकृति के विषय में लेते हैं, जानकारी लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति जो ज्ञात करने जो किया जाता है विवेचक की सहायता से। विवेचक क्या होता है यानी कि विवेक्तर, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये देखिए यहाँ शर्त लिखा हुआ है, यानी द्विघात समीकरण का ये शर्त है a इक्वल टू नॉट 0। हमने बताए थे a इक्वल टू नॉट 0। द्विघात समीकरण जहाँ भी लिखेंगे तो a इक्वल टू नॉट 0 लिखेंगे बगल में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए व्यंजक ये टोटल देखिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का वेक्टर या विवेचक कहते हैं। यानी कि हम द्विघात समीकरण का जो है उसके लिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेक्तर कहते हैं। अब देखिए विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं डिनोटेट करना। यानी विवेचक को डी से डिनोटेट किया जाता है। अब देखिए विवेचक का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूला की सहायता से हम द्विघात समीकरण के
मूल की प्रकृति की जानकारी करते हैं इस व्यंजक की सहायता से। यानी कि द्विघात समीकरण का मूल जो होता है वास्तविक है या समान है या असमान है या अवास्तविक है, इन सभी बातों की जानकारी जो है हम लोग इस फार्मूला विवेचक के इस फार्मूला अर्थात इस व्यंजक से हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, द्विघात समीकरण एक लेकर के यह जानकारी लेते हैं विवेचक कैसे ज्ञात किया जाता है और विवेक्तर कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ अच्छा से कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं 2x² + 3x - 5। यह एक द्विघात समीकरण लिए और इससे विवेचक हम विवेक्तर ज्ञात करते हैं। इसका इस समीकरण का विवेक्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इस समीकरण को का विवेचक मुझे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए बी सी यह जानकारी लेना पड़ेगा कौन इसमें ए है। तो देखिए यहाँ हम हल करते हैं, यहाँ ए कौन है इसमें, देखिए ए जो होता है x² का जो गुणांक होता है वो हमेशा ए होता है। देखिए 2 हो गया। अब यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा तो 3 और c बराबर क्या हो जाएगा तो -5। ये देखिएगा जब भी हम गुणांक लेंगे तो चिन्ह के साथ, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, जो छुपा हुआ है इसको हम लिखते नहीं, प्रकट नहीं करते, लेकिन माइनस को हमेशा लिखते हैं, दर्शाते हैं, माइनस दर्शाया जाता है। तो c बराबर -5 है। तो चलिए d का एक फॉर्मूला लगाते हैं विवेचक का। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। चलिए तो b का वैल्यू 3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -5। चलिए अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 गुना 3, तो 3 पर जब स्क्वायर होगा तो 3 गुना 3 लिखेंगे, तो 3 गुना 3 कितना होता है 9, यहाँ हम लिखे 9। फिर अब देखिए माइनस, अब गुनी यहाँ माइनस है तो माइनस गुनी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 दूनी 8 और गुनी 5 कितना हो जाएगा, तो 8 गुनी 5 40 होता है, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। ये हमारा विवेचक का आंसर हुआ, यानी कि विवेक्तर हम लोग देखिए, तो विवेक्तर हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे और इसकी सहायता से हम मूल की प्रकृति के विषय में जानेंगे। चलिए थोड़ा सा अब कुछ हम बात और जानते हैं, ये तो समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग थोड़ा द्विघात समीकरण के मूल के विषय में विवेचक की सहायता से हम लोग जानते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर तो द्विघात समीकरण का मूल का फार्मूला क्या होता है, मूल x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2a होता है। देखिए हम लिख सकते हैं x बराबर यहाँ लिख सकते हैं -b प्लस माइनस, इस रूट के अंदर में क्या लिखा है b² -4ac, तो b² -4ac, देखिए ये क्या है b² -4ac, ये क्या है विवेचक को दिखा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं d, चूंकि d देखिए यहाँ पे d, ये d बराबर फार्मूला क्या होता है b² -4ac, ये होता है ना d बराबर b² -4ac। इसी टोटल को d के रूप में व्यक्त किए, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2a। ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है शॉर्ट में। अब देखिए इसमें हम जानते हैं इससे 2 मूल होता है, इससे 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है, अल्फा को लिखेंगे -b प्लस √d बटे 2a। एक और लिख सकते हैं बीटा को, अल्फा हो गया एक मूल और दूसरा क्या हो गया बीटा। अब देखिए बीटा बराबर क्या होता है -b माइनस एक प्लस माइनस, यहाँ पर एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला √d बटे क्या हो जाएगा 2a। ये हमारा हो गया जो है 2 मूल का जो है इस विवेचक की सहायता से फार्मूला पर भी इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है क्या, जो देता है जो निम्न द्विघात समीकरण के बुक में देता है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए और साथ साथ उसका मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल की प्रकृति आप तो इस फार्मूला से की सहायता से प्राप्त करेंगे, विवेचक की फार्मूला की सहायता से। अब डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाना है तो यही मान को हम इस मूल वाला फार्मूला लिख करके यहाँ d का मान को हम वहां पर लिख कर
व्यक्त करेंगे और इसी सहायता से तेजी से हम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के रूप में जानकारी दे दिया। चलिए अब हम लोग एक सारणी की मदद से, जो टेबल की मदद से विभिन्न मान पर, विवेक्टर के विभिन्न मान पर जो है मूल्य की प्रकृति क्या होता है उस बातों को हम लोग जानेंगे। अब देखिए विवेक्टर के मान की जो तुलना लेते हैं वह तुलना करेंगे हम लोग 0 के मान से। d बराबर 0 के मान से हम जो है तुलना करेंगे, विवेक्टर की 0 के मान से तुलना करेंगे और तुलना करके बताएंगे कि इस मूल्य की प्रकृति क्या होगा। इस चीज को आगे अब एक सारणी की मदद से हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण के मूल्य की प्रकृति में इस सारणी की मदद से जानेंगे। और यह सारणी इसीलिए हम बनाए ताकि संक्षेप में इसको विस्तार से बताया जा सके। देखिए ये इस साइड जो लिया गया है क्रम संख्या है 1 2 3 4, यानी 4 केस लेना है। 4 केस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये समीकरण का विवेचक, समीकरण के लिए विवेचक का मूल इस साइड लिए हैं जो टी का वैल्यू, ये समीकरण है द्विघात समीकरण ax² + bx + c 0 इक्वल टू नॉट 0। मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति से हो गया वास्तविक, समान और असमान के लिए दोनों मूल के मान के लिए फार्मूला है, यानी कि कौन से फार्मूला इस साइड अप्लाई करेंगे इसके लिए। यहाँ हम इस साइड हर पार्ट्स में अलग अलग करके एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए पहला बात को हम लोग यहाँ अच्छा से कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले बात को ध्यान से देखिए, यदि d का यानी कि विवेचक का वैल्यू, ये d देख रहे हैं, ये विवेचक का वैल्यू है, यदि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो यानी कि तो इसका मूल्य जो होगा, मूल्य की जो प्रकृति होगी वास्तविक होंगे, यानी असमान मान निकलेंगे। यानी कि दो मूल निकलेगा, दोनों मूल, एक मूल हो सकता है, दोनों मूल समान समान नहीं हो सकता। एक 3 होगा तो दूसरा 5 होगा, एक 7 हो सकता है तो एक दूसरा 9 हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है जो है एक समान ही होगा। मतलब जब ये शर्त का पालन करेगा, d का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, या यहाँ पर हम इसके जगह विवेचक d भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, संक्षेप में व्यक्त करने के लिए। तो देखिए तो इस यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक फर्स्ट केस को, केस नंबर 1 का एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रथम केस को देखिए, हमने बताया था d का मान 0 से बड़ा हो तो यह मूल्य क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। कैसे होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस बात को कैसे समझते हैं, एक समीकरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पे एक समीकरण लेते हैं और एक समीकरण हम लोग क्या लेते हैं, समीकरण x² - 4x + 2 = 0 ले लेते हैं। यह समीकरण लिए। चलिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पर गुणांक भी कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर -4 है और c का वैल्यू कितना है 2 है। तो चलिए इसमें हम विवेचक फार्मूला क्या लगाते हैं, d बराबर b² - 4ac। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं b का वैल्यू कितना हो रहा है -4²। चलिए उसके बाद 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू 2 लिख दिया मैंने, यानी 4 चौका 16, तो 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गया 8। अब देखिए हमने क्या बताया, यहाँ बताया था यदि यहाँ 8 आ रहा है और 8 क्या है, यहाँ देखिए d का मान यहाँ 8 हो रहा है और 0 से बड़ा है, ये क्या है यहाँ पर 0 से, यहाँ देखिए यहाँ ये वैल्यू को देखिए, यहाँ पर d का मान क्या आ रहा है 0 से बड़ा, यहाँ 8 आ रहा है d का वैल्यू, यहाँ d का मान क्या आया 8 आया और 8 क्या है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो यह मूल क्या होगा, मूल होगा इसका और यानी मूल हो जाएगा इसका वास्तविक और असमान हो जाएगा। यानी मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। और इसका मूल देखिए x पर इसका हम मान निकाल के आपको चेक कराते हैं। देखिए ध्यान से, x बराबर फार्मूला क्या होता है,
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिख सकते हैं। चूंकि इस टोटल को बी स्क्वायर 4ac का इसके हम तो हमारा मान निकला हुआ है, इसलिए इसमें डी लिख दिए। बटे क्या लिख सकते हैं 2a। अब देखिए यहाँ पर हम मान बैठा देते रहे, बी का वैल्यू कितना है, बी माइनस में है तो माइनस फार्मूला का हो गया, ये माइनस फार्मूला का बी का वैल्यू क्या है माइनस में है तो -4 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है रूट अंडर 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 2, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 8 को क्या 2√2, क्योंकि रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए √2 गुना √2 तो दो को जोड़ा लग गया तो यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल के रूप में, ये बढ़ गया तो 2√2 इसको लिखेंगे तो 2√2 लिख दिए। अब बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 2 हो जाएगा तो 4 प्लस 2√2 बटे 2 एक हो जाएगा 4 और माइनस 2√2 बटे 2। अब इसको आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो कॉमन निकाल लीजिए 2√2 2 प्लस √2। अब इसको बटे 2 यहाँ कट जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 माइनस √2 बटे कितना हो जाएगा 2, ये 2 कट गया तो 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। देखिए ये है मूल और ये मूल, अलग अलग मूल आ गया ना, असमान मूल आ गया ना, असमान मूल आ गया। तो देखिए ये कहने का तात्पर्य हो गया यानी कि डी यानी कि विवेचक का मान यदि 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान होता है मूल। और इस फार्मूला ये अप्लाई करेंगे और इसकी सहायता से हम इसी प्रकार जो है ये तीनों को हम केस को जानकारी लेंगे। और ये याद रखिएगा यहाँ x का मान जो है इस स्थिति में x का मान या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों के रूप में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये परिमेय संख्या कब होगा, कब अपरिमेय संख्या की स्थिति में होगा x का वैल्यू। देखिए जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा, d का मान जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा तब यह हो जाएगा जो है x का वैल्यू टोटल परिमेय संख्या के रूप में आएगा। और यदि d का मान जो होता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर और परिमेय संख्या के रूप में, जैसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या के रूप में है दिया गया है मान। इन मूल का जो वैल्यू होगा वह अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। देखिए यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है तो d के पूर्ण वर्ग पर होने पर, d का मान पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो यह x का जो मूल्य निकलेगा वह परिमेय संख्या के रूप में होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या। तो इस केस में जो है वास्तविक असमान और मूल जो होंगे वह असमान होगा, दो मूल जो इस प्रकार यहाँ पर हम ज्ञात किए हैं। चलिए हम अब इससे आगे दूसरा सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं आगे हम लोग सेकेंड केस को देखिए ध्यान से। हमारा सेकेंड केस क्या है यहाँ पर, चलिए हम लोग सेकेंड केस में लेते हैं d बराबर 0। केस नंबर 2 को अब समझते हैं हम लोग। ये d का मान देखिए, d का मान यदि d का मान 0 के बराबर हो यानी कि बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 हो तो वास्तविक मूल होंगे और समान मूल होंगे, यानी दो को मूल निकलेगा तो दोनों मूल क्या होगा x का वैल्यू समान होगा यानी पुनरावृत्ति के रूप में होगा, एक समान होगा। और इसके लिए उस जगह पर हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं द्विघात समीकरण के लिए, यदि d का मान 0 के बराबर हो इस स्थिति का केस लेते हैं। यानी एग्जाम्पल यहाँ हम लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं x² 4x + 4 बराबर 0। देखिए यहाँ a बराबर क्या आ रहा है 1, b बराबर क्या आ रहा है -4 और c बराबर क्या आ रहा है 4। तो हम d का फॉर्मूला निकालते हैं b² - 4ac पर। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है -4 का स्क्वायर। अच्छा a का वैल्यू कितना आ रहा है 1 और c का वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 16 हो जाएगा और 4 × 4 कितना होता है यहाँ पर 16। तो 16 16 का कितना हो गया 0। अब देखिए इस बात को यहाँ समझते हैं, d का वैल्यू क्या आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, यानी d का मान 0 के बराबर आ रहा है तो वास्तविक समान यानी कि समान मूल निकलेगा। अब इसको देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली हम मूल निकाल के बता देते हैं। x बराबर क्या होता है फॉर्मूला -b ± √√b² - 4ac बटे
2a। तो यहाँ देखिए हम इस जगह लिख सकते हैं माइनस और प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी बटा 2a। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 0 बटा 2a। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस b बटा 2a लिख सकते हैं। तो 2a लिखेंगे तो ये दो समान मूल आएगा। अभी b का मान डायरेक्ट ही यहाँ पर हम बैठा सकते हैं और a का भी वैल्यू बैठा करके यहाँ हम मान निकाल सकते हैं। चलिए देखिए इसी प्रकार हम तीसरा केस को भी यहाँ देखते हैं। तीसरा केस के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तीसरा केस आप देखते हैं, दूसरा केस हो गया है। अब हम लोग तीसरे केस को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तीसरा केस को देखिए, केस नंबर 3 देखिए यहां से केस नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या बताता है, यदि d का मान 0 से छोटा, d का मान 0 से छोटा, b² का जो व्यंजक का वैल्यू होना चाहिए 0 से छोटा हो तो अवास्तविक होता है। अवास्तविक मतलब सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा और उसके लिए फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी आयोटा। आई यहाँ हो गया, आई इसको इंडिकेट है, इसको आयोटा पढ़ते हैं, जो आप लोग अगले नेक्स्ट क्लास आईसी में जो है 11th में 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण में इसके विषय में आप लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, हम बता रहे हैं यहाँ पर जो इसके लिए एक फार्मूला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तब उसके बाद एक फार्मूला पर ड्राइव करके देखेंगे। x² माइनस 3x अब प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ a बराबर क्या हो रहा है 1, b बराबर -3 और c बराबर 4 हो गया। तो फार्मूला लेते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। चलिए b का वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 4 यहाँ देखिए, और एक जगह हम क्या रख सकते हैं 1 और c की जगह क्या रखेंगे 4। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है -3 का स्क्वायर 9 और 4 चौका 16, 16 में 9 में से 16 कितना होगा -7। अब देखिए d का वैल्यू क्या आ रहा है, d का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है -7। -7 क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो इसीलिए अब जो 0 से छोटा है तो कोई भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। याद रखिए ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसे हम ऋणात्मक संख्या का जब वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसे हम अवास्तविक के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे एक तो हम लेते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि -√7 है तो आगे आप लोग पढ़िएगा, यानी कि √1 का वैल्यू होता आई, इसको आयोटा पढ़ा जाता है। इसको सर्वप्रथम यूलर नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने ज्ञात किया था इस समीकरण से, x² प्लस 1 के समीकरण से, द्विघात समीकरण से यह आयोटा का वैल्यू प्राप्त किया था। जैसे हमें यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइव कर देते हैं, देख लीजिए। तो x² 0 -1 हो जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा √1। इस बात को सर्वप्रथम यूलर ने ज्ञात किया था। यूलर एक गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने ज्ञात किया था और इन्होंने इसको आयोटा व्यक्त किया, इसको आई से व्यक्त किया। इसलिए अवास्तविक संख्याओं का यहाँ आई से व्यक्त किया, इसको आयोटा पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए √, यहाँ -7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 गुनी -1, क्योंकि 7 से -7 गुना होगा तो -7 होगा, तो इसी को √7 गुना और √1 लिख सकते हैं। तो √7 गुना √1 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ आई के फॉर्म में, तो आयोटा, इसलिए √7 आई। तो इस चीज को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। डी का मान यदि ऋणात्मक हो तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं आयोटा के रूप में। फार्मूला वही होगा लेकिन यहाँ माइनस को हटा करके क्या करेंगे आई लगा देंगे, उसकी जगह आयोटा हो जाएगा। यह अवास्तविक संख्या अर्थात सम्मिश्र संख्या के रूप में इसका वैल्यू आएगा। अब देखिए डी का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या मान चलिए यहाँ डी का मान
यानी कि कोई अन्य समीकरण में, किसी भी समीकरण में डी का वैल्यू, मान लीजिए कोई समीकरण लिया, डी का वैल्यू अगर 49 आ जाता है, यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होता है, कोई द्विघात समीकरण लिए 49 आ गया, तो 49 आ गया तो मान चलिए यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या के रूप में इसका वैल्यू निकलेगा। जैसे मान चलिए एक समीकरण, कोई भी समीकरण हम लोग बैठा कर देख लेते हैं, माइनस एक रूट अंडर क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या इस बटे 2a, ये हमारा फार्मूला हो गया एक्स मूल के लिए। देखिए यहाँ पर तो ये मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या, मान चलिए यहाँ पर 49 आ जाता है डी का वैल्यू, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ मान चलिए 49 ले लिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो 49 अगर हम ले लेते हैं तो 49 यहाँ रखते हैं, रूट ओवर क्या लिखेंगे 49 बटे 2a। अब देखिए माइनस बी प्लस 49 का वैल्यू कितना था 7 बटे 2a। अब देखिए इसका मान क्या निकलेगा, बी का समीकरण का मान रखेंगे तो यह क्या निकल रहा है, एक परिमेय संख्या निकल रहा है। यानी कि इसके लिए हम चाहे तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक डी का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसका मूल का जो एक्स का जो वैल्यू होगा, दो जो मूल निकलेगा वह परिमेय संख्या के रूप में निकलेगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि दोनों मूल समान ही हो सकता है, समान भी हो सकता है और असमान स्थिति में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है आगे जो इससे आगे कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा ये छठा पार्ट्स था और इससे अगले पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और कुछ नोट्स इसके विषय में कुछ एक्स्ट्रा बात जानेंगे। तो हमारा क्लास आज यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।